हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अभी तक टोटल टेस्ट 42 कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। आज जो डिस्कस करेंगे वो टेस्ट नंबर है 43। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है और इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके और टेस्ट सीरीज का लिंक ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम में, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी और आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पिछला जो हमने टेस्ट डिस्कस किया था, देखिए फुल लेंथ सिलेबस के तो हम काफी टेस्ट कर चुके हैं और आगे भी हम पूरे सिलेबस के टेस्ट जिसमें 30 क्वेश्चन करवाते हैं वो आगे भी अभी डे बाय डे करते रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि हम साथ साथ में एक एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से क्लियर कर रहे हैं ताकि बाद में रिवीजन करने में ये इजी हो जाएगा। लास्ट जो किया था हमने इकोनॉमी का सेकंड टेस्ट किया था और इससे पहले जो किया था वो हिस्ट्री का सेकंड टेस्ट किया था और आज ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा टेस्ट है। इससे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इनके एक एक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको आपके रिसर्च का जो पोर्शन है, टीचिंग रिसर्च, करंट अफेयर्स के ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके हैं, तो इनके भी टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट तो हम रेगुलर करवा ही रहे हैं। आप अगर थ्रोली टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो भी 100% आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। लेट्स बिगिन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित ये क्वेश्चन में है कि कौन सा मैच गलत है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा ऑप्शन में है? आर्टिकल 5 है, संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता, ये सही है। आर्टिकल 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास करते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 7 पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, ये गलत है। आर्टिकल 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, ये सही है। देखिए जो आर्टिकल 7 है ये मार्च 1 1947 के बाद से जो माइग्रेट होके और पाकिस्तान चले गए थे उन लोगों के लिए है और जो बाद में एक टाइम पीरियड में आ भी गए उन लोगों की नागरिकता से जुड़ा हुआ है ये। सो सी गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिटीजनशिप आपके सिलेबस में नहीं है पर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, इसलिए इसको कवर करना जरूरी हो जाता है। आपके सिलेबस में तो प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो है। इन्होंने नागरिकता नहीं दे रखा है लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया नागरिकता से भी, इसलिए करवा रहे हैं। प्राय समाचारों में चर्चित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 142 है उसकी बात हो रही है। देखिए कई बार क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट है, फिर उसके बाद है जो हायर कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में भी कैपिटल पनिशमेंट मिला। भी एक केस था जिसमें लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तीनों ने फांसी की सजा सुनाई, किसी ने उम्र कैद सुनाई। ऐसे बहुत सारे केस है, बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ किया जाता है, माफी मिल जाती है, बरी कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनमें ये हुआ है। तो ये जो आर्टिकल 142 है ये अभी चल रहा है रिसेंटली कि कोई एक केस था जिसमें है जो लड़की के साथ उसका रेप वगैरह मर्डर कुछ हुआ था, उसके सुप्रीम कोर्ट से भी उनको बरी कर दिया है जबकि हाई कोर्ट से उनको फांसी की सजा दी थी। सो ये उसी से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के अभी काफी केस देखने को मिल रहे हैं। इसको बोला जाता है कंप्लीट जस्टिस। जब आर्टिकल 142 कब लागू होता है? जब उच्चतम न्यायालय है जो पक्षकार है उनको पूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। ये कई बार क्या होता है कानून में समाधान प्रदान करने में असमर्थ होता है कानून,
तो न्यायालय द्वारा उस विवाद का एक समाधान प्रस्तुत किया जाता है जो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो या उसमें कंप्लीट जस्टिस मिले, पूर्ण न्याय। तो ये इसका यूज किया जाता है जब किसी को कंप्लीट जस्टिस नहीं मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य जो आपके जोड़े गए हैं ये जोड़े थे, इसमें आर्टिकल 51A जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन है उसके बाद जोड़े गए थे। देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ये PDF वगैरह सब मिल जाते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं पूरा टेस्ट। एक एक जो सिलेबस का टॉपिक है उस पे पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं या पहले आए हुए हैं उसी को ध्यान में रख के बनाएं। जो UPSC है संघ लोक सेवा आयोग, उसके बारे में सही कौन सा है स्टेटमेंट? आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो UPSC है उसका जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं 6 वर्ष का होता है। आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष तक की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। ये देखिए, इसमें 62 नहीं है 65 होना चाहिए, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चयन करते हैं इनका, लेकिन इनको हटाने का है, जो अपनी मर्जी से नहीं हटा सकते। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है, ये सही है। संविधान का जो 14वां भाग है उसमें UPSC के बारे में बताया गया है, ये सही है। देखिए, जो 14वां भाग है ये क्या है? आर्टिकल 315 से आर्टिकल 315 टू 323, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये UPSC से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। इसमें 315 है जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा। UPSC या स्टेट PSC जो उसका गठन होगा वो आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 316 क्या है? 316 इसमें दिया गया है कि जो इसके मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट और इनका टेन्योर, इनकी नियुक्ति और कार्यकाल क्या होगा उसका इसमें जिक्र किया गया है आर्टिकल 316 में। 320 में क्या है? आर्टिकल 320 में है जो लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शन होगा, क्या काम होगा इसका, ये 320 में है। 322 में क्या है कि जो लोक सेवा आयोग है उनका एक्सपेंडिचर किसमें है? आर्टिकल 322 में। और इसमें 9 से और 11 मेंबर तक हो सकते हैं UPSC में। एक क्वेश्चन और जो अक्सर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य इनका वेतन पेंशन किस भत्ते पे आधारित होता है? तो ये जो भत्ता होता है वो संचित निधि जो है उस पे आधारित होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। आप लाइक जरूर कीजिएगा इसको, YouTube वाला आजकल कारस्तानी कर रहा है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के कार्य प्रणाली की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इसमें सम्मिलित नहीं है? गवर्नर के बारे में पूछा गया है। राज्यपाल जो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, तो वो क्या काम होता है राज्यपाल का? अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा काम राज्यपाल का नहीं है? यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करे। यह सुनिश्चित करना कि राज्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून संविधान ढांचे के भीतर हो। यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना न करें।
उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये सारे ही राज्यपाल के काम होते हैं, सो ये डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही से मैच नहीं कर रहा है? गलत इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। देखिए, जो नेशनल वीमेन कमीशन है ये 1992, ये सही है। देखिए, अभी इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है जहां तक अभी रेखा शर्मा जी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है माइनॉरिटी कमीशन, इसकी स्थापना 1993, ये भी सही है। माइनॉरिटी कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ये उठा के, तो इनको अपडेट रहिएगा। यहां तो मैं करवा ही रहा हूं आपको। अभी जो चेयरमैन है ये इसके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये श्री इकबाल सिंह लालपुरा है। कौन है? इकबाल सिंह, ये नाम ध्यान रखिएगा आप, इकबाल सिंह लालपुरा। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है 2002 में नहीं बना है, ये गलत है। बाकी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके चेयरमैन कौन है? देखिए, पहले तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये बनाया था 1950 और 1970 के दशक में। 1950 और 1970 के दशक में जो बनाया था, इसमें बनाया था एक तो थे ये काका कालेलकर इनकी अध्यक्षता में, और ये 71 में जो बनाया था ये बनाया था बीपी मंडल इनकी अध्यक्षता में। ये दो नाम ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। अभी इसके चेयरमैन कौन है? जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके जो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है ये है हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर ये इसके चेयरमैन है, और ये शायद दूसरी बार बने हैं इसके चेयरमैन जहां तक ध्यान में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सही है, लेकिन इसमें अभी प्रेजेंट में कौन है इसके चेयरमैन? जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है इसके अभी चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ ले जाते हैं अक्सर कई बार एग्जाम में, मैचिंग उचिंग में। सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है? देखिए, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्राम पंचायतों का सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सही है। आर्टिकल 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सही नहीं है। आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा, ये सही है। आर्टिकल 41 क्या है? आर्टिकल 41 जो है वो बात करता है किसकी? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज। इसको पढ़ लीजिएगा आप, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेज, ये डील करता है आर्टिकल 41। देखिए, आर्टिकल 1 से जो है कम से कम 51 तक तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी उसके बाद जो कमीशन वगैरह है ये यहाँ करवाए जा रहे हैं आपको रेगुलर, तो याद हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है? गलत पूछा गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये गलत है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो 1976 का है ये, सो पहला ही गलत है इसका, ए। ये 42वां अमेंडमेंट भी था लेकिन 1976 में था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्न में से किसके तहत प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
किसके तहत किया गया था, किस अधिनियम के तहत किया गया था? सो ये पहला जो विधि आयोग था ये चार्टर एक्ट 1833 का जो था उसके अकॉर्डिंग किया गया था। देखिए पहला विधि आयोग जो बना है ये 1834 में बना था। ये जो चार्टर अधिनियम है 1833 का इसके तहत बनाया था। इसके बाद में 1853 में, 1861 में, 1879 में ये दूसरे, तीसरे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये विधि आयोगों का गठन हुआ है। अब स्वतंत्र भारत की जो इंडिपेंडेंस इंडिया है इसके पहले विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1955 में। और उस टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल थे वो ही इसके पहले अध्यक्ष थे। और उस टाइम अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे जो स्वतंत्र भारत का था। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? क्षमता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये सही है 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ये जो बाल शोषण, बाल मजदूरी आता है इसी में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम धर्म का, ये इसमें नहीं है। ये एक्चुअली है आर्टिकल 25 to 28। इसीलिए कहा है मैंने आपको कि आर्टिकल 1 से और 51A तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 ये सही है, लेकिन ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अभी नहीं है फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है? देखिए लोक सेवा समिति में होता है। महिला सशक्तिकरण जो समिति होती है इसको बोलते हैं कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ये 1997 में ये समिति गठित की थी। इसमें क्या होता है 30 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें 20 तो लोअर हाउस के, लोकसभा के, और 10 अपर हाउस राज्यसभा के। विशेषाधिकार समिति है, इसको बोलते हैं कमेटी ऑन प्रिविलेज। आपने सुना होगा कि कई बार प्रिविलेज मोशन लाया जाता है कि इसने उल्लंघन किया है संसद के जो विशेषाधिकार है उनका। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो विशेषाधिकार समिति है ये अर्ध न्यायिक है, न्यायिक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार। इसमें भी टोटल 25 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 और 10 ये रेशियो रहता है। 15 होते हैं इसमें लोअर हाउस लोकसभा के, और 10 होते हैं अपर हाउस जो राज्यसभा है उसके। देखा इनमें सभी में होते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर जिसमें नहीं होते हैं वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति क्या होती है? एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी है, इसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता है। ये लोकसभा प्रतिवर्ष चुनती है और अपने ही सदस्यों में से एकल जो मताधार है उसी के बेस पे चुन लिया जाता है। इसमें ये कमेटीज का जरूर पढ़िएगा, यहां तो आपको करवा देंगे, नहीं टेस्ट सीरीज में कवर हो जाता है पूरा। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो ये बात हो रही है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो अदर मेंबर है उनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी जो नियुक्ति है जो मुख्य सूचना आयुक्त है और इनके जो अदर मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति एक्चुअली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है, और उसी के बाद में फिर राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्ति दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। 20 का करेक्ट आंसर है। और इसमें जो एज होती है इनका वो होता है 5 या 65, या तो 5 साल सर्विस या फिर आपकी उम्र 65 हो जाए, जब तक आप इस पोस्ट पे रह सकते हैं, जब तक हटाया नहीं जाए।
निम्न में से कौन से कथनों पर विचार की करना है और सही कौन सा है ये बताना है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जाता है, लेकिन पदोन्नति मामले में नहीं। अभी ईडब्ल्यूएस इसकी बात हो रही है और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अभी जो शायद SC ST कुछ है उनके लिए अलग से कुछ आरक्षण वगैरह दिया है, तो ये सभी जगह चल रहा है, सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। इसमें सही कौन सा है? नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य पदोन्नति में SC और ST को आरक्षण देने के लिए बाध्य है। देखिए ये जो नागराज वाला मामला है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि जो 64A है इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स प्रमोशन में आरक्षण के लिए बाध्य नहीं है। ये जो अनुच्छेद है 64A इसमें जो SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह ऐसा करना चाहता है तो उसे 3 जो पहलू हैं उन पे डेटा कलेक्ट करना होगा। बाध्य नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो 3 डेटा कलेक्ट करने होंगे। एक तो उस पर्टिकुलर वर्ग का पिछड़ापन क्या है, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की कितनी पर्याप्तता है अपर्याप्तता है, और आर्टिकल 335 द्वारा अनिवार्य सेवा की जो सामान्य एलिजिबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो 335 में दे रखा है सामान्य प्रोसेस वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बाध्य नहीं है और ये सही है। इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ मामला है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस आर्टिकल के तहत कि आरक्षण केवल सरकारी सेवा में प्रवेश के समय प्रदान किया जाता है, लेकिन पदोन्नति मामले में नहीं। अभी इसको देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसमें पहला ही सही है और ये इंदिरा साहनी का, ये मैं अच्छे से पहले करवा चुका हूं, सारे जितने भी डिसीजन है आप जरूर पढ़िएगा। ये इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ और जो M नागराज मामले इनको एक बार 2-2 मिनट लगता है पढ़ लीजिएगा, या नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करने के बाद, तो उसमें डिटेल में मिल जाता है। इंदिरा साहनी ये 1992 का एक हिस्टोरिक डिसीजन था अपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? महान्यायवादी का पद होगा ये किस आर्टिकल में बताया गया है? अटॉर्नी जनरल, ये है आर्टिकल 76 में भारत में महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 निम्नलिखित किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 131 है ये किससे संबंधित है? देखिए अभी क्या चल रहा है, कर्नाटक गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देखिए पहले एक हमने पर्सन इन द न्यूज में डिस्कस किया था जो आसाम की पर्सनैलिटी थी ललित बोरफुकन, उनके बारे में कुछ डिटेल में बताया था मैंने आपको करंट अफेयर्स के नोट्स में, और उसके 7-8 दिन बाद ही आपने देखा होगा कि उस पर काफी डिटेल में चर्चा हुई है, लगभग सभी जगह चर्चा हुई है। तो हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए आने वाले टाइम में अब आपको एक मुद्दा मिलेगा देखने को, कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर डिस्प्यूट, स्पेशली बेलगाम का मिलेगा, वो इसी आर्टिकल 131 से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि या तो कोई केंद्र के साथ या कोई राज्य के साथ सीधा कोई मामले में है जो राज्य सरकार सर्वोच्च अदालत की शरण ले सकती है। इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट या महाराष्ट्र में से कोई गवर्नमेंट अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये इनके बॉर्डर इशू चल रहा है, कुछ बस भी बंद हो गई आने जाने इधर से, काफी हाई लेवल पे चल रहा है, मीडिया में नहीं है, ये अलग बात है। 20 का करेक्ट आंसर आर्टिकल 131 को जरूर पढ़िएगा कि कोई भी राज्य सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये है इसमें। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है?
10वीं अनुसूची है, ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके टाइम पे पारित हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया है। इसमें जो ये नेता, जो ये विधायक वगैरह होते हैं, ये एक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जहां इनको बेनिफिट मिलता है, तो राजीव गांधी लेके आए थे एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से कौन सा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 को सम्मिलित करता है, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये क्या है? फंडामेंटल राइट। तो जो आपको बता रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनकी जिम्मेदारी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसके आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 20 तो राइट टू लाइफ, और आर्टिकल 21A में लिख रखा है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे, उन सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट आपका, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ये इस तरीके से बनाए हुए हैं पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? अभी एक चल रहा है NJAC, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, वर्सेस कॉलेजियम। जज साहब कह रहे हैं कि हम ही करेंगे अपॉइंट जजों की, और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमारा इसमें रोल होना चाहिए। जज साहब मान नहीं रहे हैं। कानून मंत्री है जो पब्लिकली कई स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इस पे काफी नाराजगी दिखा चुका है, लेकिन जो है इनका चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को पार्लियामेंट के कानून द्वारा बदला जा सकता है, और ये बदला भी है। शुरू में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 7 जज थे ओनली, फिर 1956 में ये 10 कर दिए, 1960 में ये 13 कर दिए, 1977 में 17 कर दिए, 1985 में ये 25 कर दिए, और अभी 31, 32 इतना है कुछ। पार्लियामेंट में कानून बनाकर इनकी संख्या बदली जा सकती है, जजों की घटाई बढ़ाई कर जा सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? ये बात हो रही है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, उसकी बात हो रही है। तो इनको जो नियुक्त किया जाता है, कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? ये 6 साल के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए किया जाता है कैग को? ये 6 साल के लिए किया जाता है ना। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके यहां से, कैग से ही, कि इनका टेन्योर तो 6 हो गया, तो या तो 6 साल या फिर जो 65 ईयर एज है वो हो जाए। तो दोनों में से अगर 6 साल की जो ड्यूटी हो गई है, 65 नहीं हुआ है तो 6 साल, अगर अदरवाइज 65 पहले हो गया तो वो उतना ही रहेगा, 65 या 6 साल जो भी पहले हो जाए, विच इज अर्लियर। अभी प्रेजेंट में कौन है कैग? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट है इंडिया, इसको बनाया है आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अभी प्रेजेंट में कैग कौन है? अभी प्रेजेंट में कैग है जीसी मुर्मू। ये आईएएस ऑफिसर है जीसी मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हुए हैं। जब आर्टिकल 370 हटाया था और जम्मू को यूटी बनाया था, उस टाइम पे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के जीसी मुर्मू, गिरीश चंद मुर्मू। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। कैग की और बात करें तो कैग है जो भारत का जो लेखा और लेखा विभाग है उसका मुखिया होता है। जो पब्लिक फंड है उसका गार्जियन भी कैग होता है। सार्वजनिक फंड का संरक्षक भी कहा जाता है।
और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट कैग का प्रेसिडेंट करता है। कैग अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को ही दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। कैग को किस तरीके से हटाया जा सकता है? आपने सुना होगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? महाअभियोग। जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रोसेस के तहत कैग को हटाया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है, वो ही कैग के लिए की जाती है। इसका जो वेतन भत्ते और कैग की जो सेवा शर्त है, उनका निर्धारण कौन करता है? इसके वेतन भत्ते वगैरह का पार्लियामेंट करती है, संसद। और किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक और लेखा परीक्षक को है? ये भारत में जो संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है और जो यूटी है, उनकी जहां पे असेंबली हो, विधानसभा हो, उनकी भी ये ऑडिट कर सकता है कैग। ये टोटल आपको कैग के बारे में बता दिया। उम्मीद है यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको सही कर दोगे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सबकी पावर बराबर होती है। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज के समान होते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है। ये सही नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, इनका कोई कार्यकाल और इनकी कोई आयु, ये जो इनकी है, इसके लिए कोई अहर्ता तय नहीं की गई है। ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इनका क्या कार्यकाल, कितना टेन्योर रहेगा या क्या एज क्राइटेरिया रहेगी, कितनी अपर लिमिट, ये तय नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तय नहीं है इनका है जो, लेकिन ये या तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक ये फॉलो है। जैसे यूपीएससी का रहेगा या जो कैग का है, वैसा ही इनको एक प्रोसेस अडॉप्ट कर रखा है। अदरवाइज इनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो डी इसका सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत के जो उच्चतम न्यायालय उसकी स्थापना की थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके तहत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। संविधान का जो अनुच्छेद 123 है, किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 123 है, इसमें प्रेसिडेंट के जो ऑर्डिनेंस है उससे रिलेटेड है। राष्ट्रपति के अध्यादेश, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। बजट सत्र में गुलोटिन किसे कहा जाता है? गुलोटिन किसको कहते हैं? जो बजट सेशन है उसमें, अभी बजट सेशन आने वाला है, इसमें जो स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है, उसको बोलते हैं गुलोटिन। देखिए, बजट के अंतिम दिन जिन मांगों पे चर्चा नहीं हुई होती है, उसे भी मतदान के लिए रख लिया जाता है, उसी को गुलोटिन कहते हैं। क्या बजट में जब लास्ट डे है और उस दिन कई मांगों पे चर्चा नहीं हुई होती है, तो उनको भी वोटिंग के लिए रख लिया जाता है, उसी को गुलोटिन कहते हैं। आप इसको लाइक जरूर कीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपको कंप्लीट नोट्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिंक वगैरह मिलते रहते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है, सही पूछा गया है। विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है।
इनमें से कौन सा सही है? राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है या विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती है? देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद है, ये परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन है। ये ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों ही स्थायी सदन है, इनका विघटन नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये कहीं इधर आएगा, नन। दोनों ही सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस निर्देशक तत्व को मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है जिसको ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिखा था उस टाइम पे नहीं थे नीति निर्देशक तत्व? ग्राम पंचायतों का संगठन ये शुरू में था। वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण ये शुरू में नहीं था। नागरिकों के लिए ये शुरू से ही है। कृषि और पशुपालन का संगठन ये भी शुरू से ही है। तो कौन सा नहीं था शुरू में? वन और वन्य जीव संरक्षण, ये पहले नहीं था। ये कब ऐड किया गया है? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इमरजेंसी के टाइम पे ये उस टाइम बदले गए हैं सब, और ये ऐड किया था। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें मूल सूची में 4 निर्देश ये तत्व जोड़े गए हैं। उनमें से एक है आर्टिकल, मैं डीपीएसपी की बात कर रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत। इनमें आर्टिकल 39 ये क्या है? बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए सुरक्षित अवसर प्रदान करना। और जो दूसरा आर्टिकल 39A ये ऐड किया गया है समान न्याय को बढ़ावा देना, और जो पुअर है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये 39A में ऐड किया था। उद्योगों में जो प्रबंधन में जो लेबर है उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी, जो लेबर है फैक्ट्री वगैरह में उनके लिए आर्टिकल 43A ऐड किया था। और एक और ऐड किया था आर्टिकल 48A जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित है, जिसकी हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो ये 4 है जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया था, जिसका हम थोड़े टाइम पहले फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित था? जो प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स केस है ये किससे संबंधित था? मिनर्वा मिल केस और ओआरएस बनाम भारत संघ, और ओआरएस मामले में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया था जिसमें भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सिद्धांत को लागू और विकसित किया गया है। इसमें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल है, ये किस तरीके से लागू होगा, कैसे विकसित होगा। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें भी आर्टिकल 14, 19 और 31 में जो मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता दी गई थी। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में बाद में सर्वोच्च अदालत द्वारा ही असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। तो ये अलग अलग टाइम पे जब अलग अलग जज बैठते हैं तो एक ही केस में एक जज साहब अलग फैसला देते हैं और दूसरे जज साहब है जो उसी फैसले को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा ही है। इसको जरूर पढ़िएगा आप मिनर्वा मिल्स केस को। इसमें भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का विकास है। मूल अधिकारों पर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है। मूल अधिकारों पे डीपीएसपी सुप्रीम है ये दी गई है, तो दोनों ही सही है। डी इसका करेक्ट आंसर है। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक और अमान्य कर दिया था। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है किसी भी सदन की सदस्यता की जो सदन की जो कार्रवाई है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी, ये
कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होते थे, बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। ये था 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत। क्यू वारंटो अधिकार पृष्ठा रिट निम्न में से किसको संबोधित करने के लिए जारी की जाती है? क्यू वारंटो, देखिए ये 4-5 रिट जो भी हैं इनको पढ़ लीजिएगा, मैंडेमास, क्यू वारंटो वगैरह। इसमें यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा हो तो उसके लिए नहीं, यदि कोई विधायक ऐसा पद धारण करता है जो सांसद बनने के अयोग्य बनाता है, हाँ तो ये सही है क्यू वारंटो का। क्यू वारंटो का अर्थ है किस वारंट द्वारा। इसका अर्थ यह होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय उस रिट को जारी कर सकते हैं जो व्यक्ति या कोई भी प्राधिकरण को किसी कार्यालय में काम करने के लिए रोकती है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है। ये रिट है जो केवल सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू होती है और जो प्राइवेट है उन पे लागू नहीं होती है। प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट कार्यालय, निजी कार्यालय पे लागू नहीं होती है, ये सार्वजनिक कार्यालयों पे लागू होती है। मतलब अगर कोई आदमी उसका हकदार नहीं है उस काम को करने का और वो कर रहा है तो उसके लिए क्यू वारंटो जारी किया जाता है। ये जरूर पढ़िएगा। ये फंडामेंटल राइट्स के सब पार्ट में आर्टिकल 32 के है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की गठन की बात करता है? जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन की बात इनमें से कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 280 है जो इसी के तहत वित्त आयोग का गठन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान का आर्टिकल 280 है उसके तहत। पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जो फर्स्ट वित्त आयोग था फाइनेंस कमीशन, ये 1951 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वित्त आयोग का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि केंद्र सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। फाइनेंस कमीशन ने जो सलाह दी है, जो रिकमेंडेशन दी है, उनको मानने के लिए गवर्नमेंट है जो बाध्य नहीं है, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। वित्त आयोग का गठन कितने टाइम के लिए किया जाता है? ये 5 ईयर के लिए किया जाता है। आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है या कॉन्टैक्ट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इन पे भी आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। गुड लक।